2 दिनों तक चले इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के माध्यम से यहाँ पर पधारे विद्वानों ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि भारत में बदलते परिवेश में एक राष्ट्र एक चुनाव की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि सरकार द्वारा पारित होने के बाद यह विधेयक हर हालत में लागू होना ही है। आप कह रहे हैं एक प्रशासन, एक देश, एक चुनाव। एक दलील अभी ये भी आई थी कल की 1947 में ऐसे ही हुआ करता था। 1952 में जब चुनाव हुए थे, पहला चुनाव, तो ऐसे ही हुआ था, वन नेशन वन इलेक्शन। महोदय, मैं सबको यही जवाब देना चाहूँगा कि क्या 1952 का भारत और 2026 का भारत एक है? हर जगह एकता की बात होनी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन, तो एक सुविधा सबको मिले। प्रोफेसर में यहाँ मैं अतिथि प्राध्यापक के रूप में यहाँ कार्यरत हूँ। समान काम समान वेतन की बात होती है, तो वहाँ वन इलेक्शन और वन नेशन की बात हो रही है। यहाँ बात नहीं होगी, यहाँ भी बात होनी चाहिए। आज के परिप्रेक्ष्य में क्या होना चाहिए उसको इन्होंने बहुत अच्छे से बताया। जो रिपोर्ट माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में बनाई गई है, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए। उसके पक्ष और विपक्ष दोनों को शांति तरीके से और हेल्दी मैनर में डिस्कस करना चाहिए और व्यापक जन समर्थन और व्यापक आचार विचार और आपस में बातचीत करने के बाद ही इसको लागू करना चाहिए। एक चुनाव को संपन्न कराने में चुनाव आयोग के डेटा के अनुसार 4,50,000 करोड़ रुपए एक चुनाव को संपन्न कराने में खर्च होते हैं। तो सोचिए, यदि एक मतदाता, एक मतदान केंद्र, एक मतदान कर्मी और एक प्रशासन, एक सुरक्षा बल, सब चीज़ एक है और एक ही व्यवस्था और एक ही प्रणाली के साथ हर चुनाव होना है, तो क्यों ना हम प्रधानमंत्री से लेकर गांव के मुखिया तक को एक चुनाव में चुन लें। नगर के महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का सफल समापन हो गया। संगोष्ठी का विषय था विकसित भारत 2047 के लिए भारत की निर्वाचन प्रणाली का पुनर्निर्माण, एक राष्ट्र एक चुनाव एवं डिजिटल लोकतांत्रिक सशक्तिकरण की ओर। देश भर से आए शिक्षाविदों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों ने चुनावी सुधार, डिजिटल लोकतंत्र, मतदाता सूची, आधार समन्वय और निर्वाचन आयोग की भूमिका जैसे अहम मुद्दों पर अपने विचार रखें। विशेषज्ञों ने कहा कि विकसित भारत के लिए पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक आधारित चुनाव व्यवस्था समय की सबसे बड़ी जरूरत है। कार्यक्रम में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार सहित कई वरिष्ठ शिक्षाविद मौजूद रहे। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर कृष्णकांत सिंह ने कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में शोध और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। वहीं संगोष्ठी के संयोजक डॉक्टर अरविंद वर्मा ने इसे लोकतंत्र और चुनावी सुधार पर सार्थक राष्ट्रीय विमर्श बताया। मौके पर मौजूद सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे और मीडिया के समक्ष भी अपनी बातें रखी। 2 दिनों तक चले इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के माध्यम से यहाँ पर पधारे विद्वानों ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि भारत में बदलते परिवेश में एक राष्ट्र एक चुनाव की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि सरकार द्वारा पारित होने के बाद यह विधेयक हर हालत में लागू होना ही है। लेकिन विद्वानों का यह मत रहा है कि इसको लागू करने से पहले इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार हो। क्या भारत जैसे सबसे बड़े डेमोक्रेसी में, जहाँ पे लगभग 1 अरब लोग वोट देने के अधिकारी हैं, 70 करोड़ के प्रति वोट लोग वोट कास्ट करते हैं, अपने मतदान का प्रयोग करते हैं, इनकी जटिलताओं में आ रहे प्रयोगों के बारे में बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई है और विकसित भारत की परिकल्पना जो माननीय प्रधानमंत्री ने 2047 तक देखी है, उसके बारे में क्या हो सकता है और भारत का हर नागरिक डिजिटली कैसे समृद्ध हो, टेक्नोलॉजिकली
कितना समृद्ध हो, इन सारी बातों पर विचार विमर्श किया गया है। इसका विस्तृत रिपोर्ट हम लोग केंद्र सरकार को सौंपेंगे, क्योंकि ये बक्सर की धरती राजनीतिक रूप से काफ़ी समृद्ध और सक्रिय रही है, तो यहाँ के जनता का भी संदेश केंद्र को जाना चाहिए, क्योंकि यह सेमिनार यहाँ के जनता के लिए, बक्सर के छात्र एवं छात्राओं के लिए आयोजित था। बक्सर के जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं आसपास के एरिया के, उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म था कि वे अपना बात, अपनी शोध को सबके सामने प्रस्तुत कर सके। और बहुत अच्छा लगा कि कई बच्चों ने नया आइडिया दिया कि क्या विकसित भारत आज नहीं है, क्योंकि विकसित होने के कई आयाम हैं, कई पैरामीटर्स होते हैं। और हम देखें तो किसी ने कहा कि 1 नहीं 10 भारत है, किसी ने कहा कि 25 भारत है, परंतु हम भी देखते हैं कि भारत की जो विभिन्नताएं हैं वो काफ़ी अनोखी हैं। बहुत लोगों के लिए भारत हमारा विकसित हो चुका है, परंतु उनका कितना प्रतिशत? जब तक विकसित होने का प्रमाण अंतिम छोर पर रहने वाला नागरिक, पहाड़ों पर रहने वाली जनजातियाँ, दलित वर्ग न दे दे, तब तक हम भारत को विकसित घोषित नहीं कर सकते हैं। इस सेमिनार में कहाँ से वक्ता आए थे? इस सेमिनार में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, पटना, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, बलिया, कई क्षेत्रों के लोग आए थे। कई क्षेत्रों के BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, कई जगह के विद्वान आए थे, और जिन्होंने यहाँ की जनता, यहाँ के छात्र छात्राओं को अपने ज्ञान से सिंचित करने का कार्य किया है। लंबे अंतराल के बाद इस तरह के कार्यक्रम देखे गए हैं? देखिए, मेरे आने के बाद ये लगभग 6ठा सेमिनार है। सबसे पहले हिस्ट्री में हुआ था, उसके बाद हमने फिलॉसफी में कराया, हिंदी में हुआ, साइंस डे पर पूरे साइंस विभाग ने मिलकर एक कार्यक्रम कराया। तो मैं चाहता हूँ, अभी ये कुछ दिन पहले हमारे महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसका टॉपिक काफ़ी अनोखा था। तो मैं प्रयास करता हूँ, क्योंकि हमारा विज़न एकेडमिक है कि भारत वो धरती रही है जहाँ पर झोपड़ी से भी अच्छे विद्वान पैदा हुए हैं। आपको लगता है सर, किस तरह का आयोजन जो है सर्वांगीण विकास में बच्चों के बहुत 100% राम लक्ष्मण का लालन पालन या शिक्षा कोई बहुत बड़े महल में नहीं हुआ था। वो भी गए थे विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ के आश्रम में, जो झोपड़ी था, परंतु वहाँ से वो निकल कर आए। तो मेरा मानना है कि टाइल्स मार्बल से कोई महाविद्यालय या विश्वविद्यालय अपने अंतिम छोर को प्राप्त नहीं करता है। जहाँ पर एकेडमिक हाइट ना हो, जहाँ के बच्चे एकेडमिक डिस्कोर्स में भाग न लें। तो ये 2 दिन का जो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स चला है, जो वार्तालाप हुआ है, निश्चित रूप से हम सभी लोग इससे अभिसिंचित होंगे। और आने वाले समय में मेरी धारणा है, मेरी परिकल्पना है कि हम भी कई तरह के सेमिनार कराएंगे, जो यहाँ के लोगों, यहाँ के छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। बहुत अच्छा हुआ। ये सर अभी जो बोले वो बहुत अच्छा बोले। इनका जो भी हुआ, जो ये व्याख्यान दिए, बहुत ही अच्छा दिए। इससे लोगों को अच्छा संदेश मिला। हमारे समाजशास्त्रियों को भी डाले, हमारे दर्शन शास्त्रियों को भी डाले, मनोवैज्ञानिकों को भी लेते हुए आज के परिप्रेक्ष्य में क्या होना चाहिए उसको इन्होंने बहुत अच्छे से बताया। उन्होंने तो कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन तो हो, लेकिन उसके साथ 1 नेशन 1 पेंशन भी हो, या और भी। इन्होंने जो भी बोला बहुत अच्छा बोला। हमारे देश, हमारे राज्य, हमारे समाज और यहाँ के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा संदेश इन्होंने दिया। अच्छा, कितना बेहतर होगा इस तरह का सेमिनार जो आयोजित हुआ है बच्चों के लिए, या और जो लोग यहाँ उनके लिए कितना बेहतर होगा? बहुत अच्छा होगा। अब इससे अच्छा और क्या बोला जाए, इसके लिए शब्द तो बने ही नहीं है। आपका परिचय? मैं वंदना कुमारी, सासाराम B.Ed कॉलेज। भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है, तो हर जगह यह सिद्धांत का पालन होना चाहिए। खास करके मीडिया जगत में भी जब बड़े जो हैं, जो उनकी व्यवस्थाएं हैं, वो भी हमारे जिला स्तर के पत्रकार बंधुओं को भी वो व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए। हर जगह एकता की बात होनी चाहिए। 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो एक सुविधा सबको मिले। प्रोफेसर में यहाँ मैं
अतिथि प्राध्यापक के रूप में यहाँ कार्यरत हूँ। समान काम समान वेतन की बात होती है तो वहाँ वन इलेक्शन और वन नेशन की बात हो रही है, यहाँ बात नहीं होगी, यहाँ भी बात होनी चाहिए। तो सरकार को इस पर भी जागने का ये करना चाहिए। और यहाँ आए विद्वानों ने अपना अच्छा तर्क दिया, मत दिया। तो सरकार को सिर्फ वन नेशन और वन इलेक्शन की बात नहीं करनी चाहिए, जहाँ से कि यहाँ के लोकतांत्रिक प्रणाली में लोगों के अधिकार को छीनने का सरकार सिर्फ लेना जानती है। देने की बात जहाँ आती है वहाँ सरकार जागृत नहीं होती है, वहाँ जागने की ज़रूरत है। ये सेमिनार का जो लक्ष्य था वो आज हम सबों को मिला। बहुत लोगों ने इसका फलाफल से बड़ा लोगों को इसका लाभ हुआ। हम लोग उम्मीद करते हैं कि और इसमें से कुछ निखार आएंगे जिसको देश स्तर पर जिसकी आवश्यकता है, और हम लोग लागू भी ये कराएंगे। मेरा डॉक्टर नवीन शंकर पाठक, सहायक प्राध्यापक गेस्ट, MB कॉलेज बक्सर। सच पूछिए तो ऐसे सेमिनार और उच्च शिक्षा में होते रहना चाहिए, और इसका उद्देश्य बहुत अच्छा है। देश को वन नेशन वन इलेक्शन की ज़रूरत है या नहीं है, इस पर व्यापक चर्चा होना चाहिए, क्योंकि हम प्रजातांत्रिक समाज में रहते हैं और प्रजातंत्र में जो सबसे मूल अधिकार है वो है स्पीच का अधिकार। हमने बोलने की आज़ादी है। तो ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। इस पर व्यापक गहन विचार होनी चाहिए। जो रिपोर्ट माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में बनाई गई है, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए। उसके पक्ष और विपक्ष दोनों को शांति तरीके से और हेल्दी मैनर में डिस्कस करना चाहिए, और व्यापक जन समर्थन और व्यापक आचार विचार और आपस में बातचीत करने के बाद ही इसको लागू करना चाहिए। आज महर्षि विश्वामित्र की इस पावन धरा पर, पावन भूमि पर महर्षि विश्वामित्र जी के कहा जाए तो एक आंगन में यह सेमिनार आयोजित है, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की शिक्षा स्थली है, और यहाँ पर इस सेमिनार का हिस्सा बनना अपने आप में एक सौभाग्य का हिस्सा है, और ये सौभाग्य हमको भी आज प्राप्त हुआ है। आज यहाँ पर एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है, भारत में वन नेशन और वन इलेक्शन होना चाहिए। मैं भी मानता हूँ आज समय की मांग है, और भारत की 80% जनता यह चाहती है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव हो। इससे बहुत सारे फायदे हैं। यदि हम देख लें और कुछ नहीं जाते हैं तो हम आर्यभट्ट जी को पढ़ते हैं, तो आर्यभट्ट जी ने कहा था कि शिक्षक किसी भी राष्ट्र का निर्माता होता है, और जब शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, राष्ट्र का नवनिर्माण करता है, और जब शिक्षक को हमेशा हमारे यहाँ चुनाव में लगा के उसको इतना रगड़ दिया जाता है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक हम पढ़ रहे थे कल कि एक शिक्षक अपने शैक्षणिक काल में छात्रों के शिक्षा के ऊपर मात्र 19.1% ही समय बच्चों की शिक्षा पर दे पाता है। तो सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारे इस देश का। और चुनाव यदि होते हैं तो एक चुनाव को संपन्न कराने में चुनाव आयोग के डेटा के अनुसार 4,50,000 करोड़ रुपए एक चुनाव को संपन्न कराने में खर्च होते हैं। तो सोचिए यदि एक मतदाता, एक मतदान केंद्र, एक मतदान कर्मी और एक प्रशासन, एक सुरक्षा बल, सब चीज़ एक है, और एक ही व्यवस्था और एक ही प्रणाली के साथ हर चुनाव होना है, तो क्यों ना हम प्रधानमंत्री से लेकर गांव के मुखिया तक को एक चुनाव में चुन लें। लोगों का ये कहना है कि एक ही सरकार और सदैव एक ही सरकार, ये कहाँ तक उचित है? और लगता है लोगों को ऐसा डर कि ऐसा ही होने वाला है। देखिए, डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आज समय, संसाधन, सामग्री और सुरक्षा बलों का जो दुरुपयोग, हर तरह के जो संसाधनों का दुरुपयोग, इन सब से बचने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की आवश्यकता है। हाँ देखिए, वन इलेक्शन है वहाँ पे जो खामियां हैं, कमियां हैं, उन पे भी चर्चा की। देखिए, हम बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई और बहुत सारे विषयों पर लोगों ने बात को खुलकर रखा भी, लेकिन हम लोग सकारात्मक विषयों पर चर्चा करते हैं, और हम बदलते भारत के परिवेश के बदलते हुए युवा हैं, और 2047 तक भारत को बदलने का विजन लेकर चले हैं। इस सेमिनार का उद्देश्य भी 2047 के भारत तक है। आज़ादी का जब हम 100वां वर्ष मनाएंगे तो 100वें वर्ष में हमारा भारत एक नए भारत के रूप में निखर कर दिखना चाहिए। और देखिए, हर अच्छे काम में बाधाएं आती हैं, और बाधाएं जरूर आएगी, और बाधाएं भी एक प्रोपेगेंडा के साथ चलाई जा रही हैं। अभी हमने देखा कि दिल्ली में जंतर मंतर पर एक सोनम वांगचुक जी को जिस तरीके से दूसरे दिशा में उनको डाइवर्ट कर दिया गया है। वो जिस मंच पर जिस अधिकार को लेकर आए थे और उस शिक्षाविद को कहाँ लेकर चले गए, भारत की बर्बादी और का
कश्मीर की आज़ादी की जंग लड़वा रहे हैं, इस्लामिक तुष्टीकरण की उस राजनीति कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से बचना पड़ेगा। आज वो भी बेचारे चिंतित होंगे कि हम कहाँ आकर फंस गए। तो आज बदलते भारत की बात है, हम लोग उस दिशा में नहीं जाएंगे। आज लोगों की भी आज आम जनमत उनके साथ क्यों नहीं जुड़ रही है, यही कारण है। सब लोग समझ रहे हैं, सब लोग समझदार हैं। हम नए भारत के युवा हैं और नए भारत पर भरोसा करते हैं, विकसित भारत की परिकल्पना करते हैं और 2047 तक विकसित भारत का जो सपना है वह साकार तभी होगा जब हम नए क्रिएटिव की ओर, डिजिटल क्रिएशन की ओर आगे बढ़ेंगे, तभी हम समाज को बदल सकते हैं। दीपक यादव, शोधार्थी, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा। ही है वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन चर्चा यह भी हो रही है कि वन नेशन वन पेंशन क्यों नहीं, आप क्या कहेंगे? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन चर्चा होनी चाहिए। चर्चा हर चीज़ पे होनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को अधिकार है अपनी राय रखने का। हिंदुस्तान किसी के, ये यूँ कहिए, किसी की बपौती नहीं है। हिंदुस्तान हर व्यक्ति से जुड़ करके बना हुआ है। इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, हम सब शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, 9वीं कक्षा से ही ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। जब 9वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं तो इतना तो बुद्धि हो ही गया है कि हर व्यक्ति का अधिकार, हर व्यक्ति की राय बेहद ज़रूरी है इस देश को बनाए रखने के लिए, इस देश के और विकास के लिए। कुछ दलीलें आती हैं, लोग कहते हैं 2047 का विकसित भारत। मैं विकसित भारत में आज का भारत देखना चाहता हूँ। क्या यही भारत कंटिन्यू रहेगा 2047 तक? विकसित भारत का मतलब ये थोड़ी है कि हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, विकसित भारत बन जाएंगे। नहीं ना, आपके हिसाब से भी ऐसा नहीं होगा। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि जिस देश में 146 करोड़ लोग हैं, उन 146 करोड़ लोगों को जब आवाज़ की ज़रूरत पड़ती है तो अलग अलग जनप्रतिनिधि निकल करके आते हैं। उनका एक ही समय पे आप चुनाव करने की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं एक प्रशासन, एक देश, एक चुनाव। एक दलील अभी ये भी आई थी कल की 1947 में ऐसे ही हुआ करता था। 1952 में जब चुनाव हुए थे, पहला चुनाव, तो ऐसे ही हुआ था, वन नेशन वन इलेक्शन। महोदय, मैं सबको यही जवाब देना चाहूँगा कि क्या 1952 का भारत और 2026 का भारत एक है? क्या तब के भारत में आज के भारत में कोई अंतर नहीं है? तब की जनसंख्या और आज की जनसंख्या में कोई अंतर नहीं है? तब की समस्याएं आज की समस्याएं में कोई अंतर नहीं है? तब केरल कहाँ था, तब तमिलनाडु कहाँ था, तब बिहार कहाँ था? सबको एक जगह हम देख सकते थे, एक प्लेटफॉर्म पे देख सकते थे। लेकिन आज जिस तरीके से केरल का विकास हुआ, जिस तरीके से तमिलनाडु का विकास हुआ, जिस तरीके से महाराष्ट्र का विकास हुआ, या यूँ कहे जिस तरीके से पंजाब का विकास हुआ, जिस तरीके से जो है कि कर्नाटक जैसे राज्यों का विकास हुआ, उस तरीके से बिहार का नहीं हो पाया। तो हमें एक अलग जो है कि एक अलग समय चाहिए, एक अलग टाइम चाहिए, अलग जनप्रतिनिधि चाहिए उन चीज़ों पर सोचने के लिए। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन का हम विरोध करते हैं। हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारा राष्ट्र एकजुट रहे? हमने तो उसी के लिए लड़ाई, हमारे पुरखों ने उसके लिए लड़ाई लड़ी है। आपने कल भी कहा था और हम भी ये समझ रहे हैं कि जो स्थानीय मुद्दे हैं वो गायब हो जाएंगे। तो स्थानीय मुद्दे गायब हो जाएंगे और साथ साथ ये भी होगा कि स्थानीय लोगों को एकदम उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाएगा। आज भी हम देख रहे हैं, आज सुबह सुबह एक घटना आई, किस प्रकार से जंतर मंतर पे इस सरकार ने अपने तानाशाही रवैये को अपनाते हुए एक प्रोटेस्ट कर रहे अधेड़ अवस्था के आदमी को ज़बरदस्ती उठा करके ले जाना पड़ा, क्योंकि उसके हौसलों से ये सरकार डरती है। वो व्यक्ति वहाँ बम गोला बारूद लेकर के नहीं बैठा हुआ था, वो व्यक्ति खाली हाथ पानी की बोतल लेकर के अनशन पे बैठा हुआ था। उससे सरकार डर गई। तो सोचिए, सरकार चाहती क्या है? आपको क्या लगता है? सरकार चाहती है कि देश को ऑटोक्रेटिक रूल में कन्वर्ट कर दिया जाए। ये जो डेमोक्रेटिक रूल चल रहा है, इसको ऑटोक्रेसी में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो ऑटोक्रेसी में कन्वर्ट करने के लिए सरकार हर तरीके का हथकंडा अपना रही है। सरकार जो है कि विचार विमर्श और जो है कि बैठ कर के किसी भी चीज़ का नतीजा नहीं निकालना चाहती है। सरकार चाहती है कि जो हम बोले उस पर आप मोहर लगा दीजिए, एक शब्द उसके आगे नहीं। जैसा आज सुबह में हुआ, चाहते तो लोग जा करके वहाँ पे सरकार का कोई एजेंट जाता या उनको बुला करके लाया जाता, शिक्षा मंत्री के साथ उनका डिस्कशन हो जाता, सरकार के साथ डिस्कशन हो जाता, क्या क्या डिमांड्स हैं। डिमांड कोई नाजायज़ डिमांड थोड़ी था। कोई व्यक्ति कह रहा है कि देश की शिक्षा व्यवस्था सुधरनी चाहिए, कोई व्यक्ति कह रहा है कि देश में पेपर लीक बंद होना चाहिए। इसमें कहाँ तक कोई जो है कि कोई अनर्गल किस्म का कोई मुद्दा उठ रहा है? मुद्दा तो बिल्कुल सही है ना, ले दे के शिक्षा व्यवस्था की बात हो रही है। वो शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ चौबे हुआ। मैं फ़िलहाल ग्रेजुएशन का छात्र हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय से और यहाँ सेमिनार में आया हूँ अटेंड करने।